आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। तारीख है 2 नवंबर 2025। नमस्कार। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस मिलेगा आपको। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। हाँ। आज मद्रास हाईकोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला आया है जो सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स के लिहाज से काफी अहमियत रखता है। बिल्कुल। हेडलाइन ये है कि मद्रास एचसी ने साफ कहा है कि पब्लिक ग्राउंड्स यानी सार्वजनिक मैदान किसी एक धर्म के एक्सक्लूसिव इस्तेमाल के लिए नहीं हो सकते। कोर्ट ने आर्टिकल 15 और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपहोल्ड किया है। ये बुरा मामला जुड़ा है अन्नादानम की प्रथा से। बिल्कुल, ये मामला समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें संविधान के कई कोर प्रिंसिपल्स शामिल हैं। अच्छा। हुआ ये कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एक गांव है एन पंचामपट्टी। वहां एक हिंदू मंदिर का कुंभाभिषेकम समारोह होना था। इस समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजकों ने राज्य सरकार की जमीन, जिसका सर्वे नंबर है 202/3, उस पर अन्नदानम यानी मुफ्त सामुदायिक भोज आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। अच्छा, तो दिक्कत कहाँ आई? सरकारी जमीन पर सामुदायिक भोज तो आम बात है। दिक्कत आई जब अथुर तालुक के तहसीलदार में अनुमति देने से इनकार कर दिया। अरे, क्यों? कारण बताया गया कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज का खतरा। असल में उस इलाके के स्थानीय ईसाई समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई थी। ओह, उनका दावा था कि वो ऐतिहासिक रूप से उस मैदान का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसलिए वहां हिंदू धार्मिक कार्यक्रम के तहत भोज नहीं होना चाहिए। तो ये दो समुदायों के बीच जमीन के इस्तेमाल को लेकर विवाद बन गया। फिर कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया? कोर्ट ने तहसीलदार के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, नाम याद रखेगा, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। जी.आर. स्वामीनाथन। हाँ, उन्होंने तहसीलदार के फैसले को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया। मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी और डिस्क्रिमिनेटरी भी। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश टिक नहीं सकता और भोज की अनुमति दे दी जानी चाहिए। साथ ही राज्य को निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान जरूरी पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। ये तो काफी मजबूत फैसला है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? किन किन पेपर से इसका सीधा लिंक है? देखिए, ये मामला यूपीएससी के लिहाज से मल्टी डायमेंशनल है। सबसे पहले जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये सीधे तौर पर फंडामेंटल राइट्स के अध्याय से जुड़ता है। इसमें आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, खासकर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो पब्लिक प्लेसेस तक एक्सेस की बात करता है। हाँ। और आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इन सब के बीच का इंटरेक्शन साफ दिखता है। अच्छा। ये जुडिशियल रिव्यू का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे न्यायपालिका कार्यपालिका के फैसलों को संविधान की कसौटी पर परखती है और ये सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को भी रेखांकित करता है। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है। और जीएस 1 में? जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। कैसे? ये भारत जैसे मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी, शेयर्ड पब्लिक स्पेसेस पर होने वाले विवाद और विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के कोएग्जिस्टेंस जैसे मुद्दों को एड्रेस करता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर समुदायों के बीच तनाव पैदा हो सकता है और उसे सुलझाने में संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका है। और एथिक्स जीएस 4 के लिए? बिल्कुल। जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए ये एक शानदार केस स्टडी है। इसमें दो पहलू हैं। बताइए। एक तरफ तहसीलदार का कथित कानून और व्यवस्था के दबाव में आकर अनुमति ना देना, जिससे कोर्ट ने अधिकार का त्याग, एब्डिकेशन ऑफ अथॉरिटी माना। ये दिखाता है कि कैसे प्रशासक कई बार दबाव में आकर संवैधानिक दायित्वों से पीछे हट जाते हैं। सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। और दूसरी तरफ न्यायपालिका का रुख है जिसने बिना किसी दबाव के संवैधानिक मूल्यों जैसे इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप को बनाए रखने का दृढ़ विश्वास का साहस दिखाया। करेज ऑफ कन्विक्शन। हाँ, ये सिविल सेवकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस केस का थोड़ा और बैकग्राउंड जानना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो। याचिकाकर्ता कौन थे
और ईसाई समुदाय का असल दावा क्या था? याचिकाकर्ता थे श्री के राजामणि। के राजामणि। हाँ, ईसाई समुदाय का मुख्य दावा ये था कि उस मैदान पर करीब 100 साल पहले ईस्टर मनाने के लिए एक पास्का स्टेज बनाया गया था। 100 साल पहले? हाँ, उन्होंने 2017 में हुई एक पीस कमेटी की बैठक का भी हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर हिंदुओं द्वारा उस मैदान के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। तहसीलदार ने इन्हीं आपत्तियों के आधार पर 24 अक्टूबर 2025 को याचिका खारिज कर दी थी। और तहसीलदार ने वैकल्पिक जगह के तौर पर सड़क का सुझाव दिया था, ये तो मैंने पढ़ा। हाँ, तहसीलदार ने कहा कि भोज सड़क पर कर लो, जो कि कोर्ट ने माना कि पूरी तरह अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल और असुरक्षित था। सोचिए, सड़क पर सामुदायिक भोज कैसे हो सकता है? सही बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आते हैं कोर्ट के तर्कों के आधार पर। कोर्ट ने अपने फैसले को किन संवैधानिक प्रावधानों पर बेस किया? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का जिक्र हुआ था। हाँ, कोर्ट का तर्क बहुत स्पष्ट और मजबूत था। पहला आधार था आर्टिकल 15। कोर्ट ने रिकॉर्ड्स देखकर यह स्थापित किया कि वो जमीन सरकारी पुरम्बोक भूमि है। पुरम्बोक, ये क्या होता है? पुरम्बोक तमिलनाडु में उस सरकारी जमीन को कहते हैं जो किसी व्यक्ति को असाइन नहीं की गई है, मतलब वो सार्वजनिक उपयोग के लिए है। अच्छा, पब्लिक लैंड। हाँ, ये किसी की निजी पट्टा भूमि नहीं है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंचने या कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट्स के उपयोग के संबंध में कोई भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। जो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए रखा गया है या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित है। कोर्ट ने कहा कि ये सार्वजनिक मैदान है, इसलिए ये सभी नागरिकों के लिए खुला होना चाहिए। किसी एक धार्मिक समूह को धर्म के आधार पर इसके उपयोग से रोकना आर्टिकल 15 का सीधा उल्लंघन है। एकदम क्लियर। और आर्टिकल 25 का क्या रोल था? दूसरा आधार था आर्टिकल 25, जो सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ, कोर्ट ने माना कि अन्नादनम यानी भोजन का मुफ्त वितरण हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण और धर्म में निहित इंटीग्रल टू रिलीजन प्रथा है। अच्छा, इसे इंटीग्रल माना। हाँ, इसलिए इसे आर्टिकल 25 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। जाहिर है, ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है, लेकिन कोर्ट ने पाया कि इस मामले में ऐसा कोई खतरा नहीं था। और वो हेकलर्स वीटो वाली बात क्या थी? ये टर्म मैंने पहले भी सुना है। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है यहाँ। कोर्ट ने कार्यपालिका यानी तहसीलदार के रवैये की कड़ी आलोचना की। अच्छा। हैकर्स वीटो एक ऐसी स्थिति होती है जहां कुछ लोग हैकलर्स के विरोध या हिंसा की धमकी के कारण राज्य किसी दूसरे समूह के वैध अधिकारों जैसे भाषण की स्वतंत्रता या धार्मिक अभ्यास को प्रतिबंधित कर देता है। मतलब जो हल्ला करे उसकी बात मान लो। एग्जैक्टली। यानी विरोध करने वालों की धमकी के आगे झुककर अधिकार ही छीन लेना। कोर्ट ने कहा कि तहसीलदार ने यही किया है, जो कि अधिकार का त्याग, एब्डिकेशन ऑफ अथॉरिटी है। ओह, एब्डिकेशन ऑफ अथॉरिटी। हाँ, राज्य का कर्तव्य है कि वो मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने वालों को सुरक्षा प्रदान करे, न कि उपद्रवियों की धमकी के कारण अधिकारों को ही खत्म कर दे। मतलब राज्य को मजबूती से खड़ा होना चाहिए, न कि आसान रास्ता चुनना चाहिए। बिल्कुल। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक दावे जैसे कि 100 साल पुराना पास्का स्टेज या शांति समिति का फैसला, ये सब संवैधानिक लोकाचार को ओवरराइड नहीं कर सकते। नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस। जब संविधान लागू हो गया है तो उसके सिद्धांत ही सर्वोपरि होंगे, पुरानी प्रथाएं या समझौते नहीं, खासकर अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हों। तो इस केस से जुड़े कुछ की कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि याद रहे। जरूर। पहला, अन्नदानम, भोजन का मुफ्त वितरण, एक पारंपरिक हिंदू धार्मिक प्रथा जिसे कोर्ट ने आर्टिकल 25 के तहत संरक्षित माना। हाँ। दूसरा, कुंभाभिषेक, हिंदू मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह। सही। तीसरा, एब्डिकेशन ऑफ अथॉरिटी, जब कोई प्राधिकारी बाहरी दबाव या संघर्ष के डर से अपना कानूनी कर्तव्य निभाने में विफल रहता है। करेक्ट। चौथा, हेकलर्स वीटो, जब राज्य किसी समूह के विरोध की धमकी को दूसरे समूह के अधिकारों को प्रतिबंधित करने का आधार बनाता है। इसे कोर्ट ने अस्वीकार्य माना। बिल्कुल। और पांचवा, पब्लिक ग्राउंड जैसे पोरम्बोक लैंड व पट्टा लैंड,
पट्टा भूमि निजी है, पुरम्बुक सार्वजनिक है और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के तहत सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। एकदम सही। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स जरूर नोट कर लें। बताइए। जज का नाम जस्टिस GR स्वामीनाथन। मैं फिर से बोल रही हूँ, जस्टिस GR स्वामीनाथन। ठीक है। केस का नाम K राजमनी वर्सेस द जॉइंट कमिश्नर WPMD नंबर 3834 ऑफ 2025। WPMD 3834 ऑफ 2025। हाँ। स्थान N पंचमपट्टी गांव, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु। ओके। प्रमुख संवैधानिक आर्टिकल्स आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25। 15 and 25। और चर्चित धार्मिक प्रथा अन्नाधानम। ठीक है, अब मेंस के नजरिए से इसका थोड़ा और गहरा एनालिसिस करते हैं, सामाजिक, प्रशासनिक, कानूनी और संवैधानिक आयामों पर। जरूर। सामाजिक आयाम की बात करें तो ये फैसला साझा सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले सांप्रदायिक विवादों में कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप को दिखाता है। ऐतिहासिक दावों या तथाकथित शांति समिति के फैसलों पर संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देकर कोर्ट ने एक तरह से सेग्रीगेशन के बजाय इंटीग्रेशन और कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। अच्छा पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी GS2 और एथिकल यानी GS4 के लिए, जैसा हमने पहले कहा, तहसीलदार की कार्रवाई में इम्पार्शियलिटी और करेज ऑफ कन्विक्शन की कमी दिखी। हाँ। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर प्रशासक ने सबसे आसान रास्ता चुना, जो संवैधानिक रूप से गलत था। ये केस सिविल सेवकों के सामने आने वाली एक आम दुविधा को उजागर करता है, कानून और व्यवस्था का प्रबंधन बनाम मौलिक अधिकारों की रक्षा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था का उद्देश्य मौलिक अधिकारों को सक्षम बनाना है, न कि उन्हें दबाना। और कानूनी आयाम लीगल डायमेंशन। लीगल डायमेंशन ये है कि ये फैसला पुष्टि करता है कि आर्टिकल 25 पर पब्लिक ऑर्डर के आधार पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध रीजनेबल होने चाहिए और हेकलर्स वीटो पर आधारित नहीं हो सकते। अच्छा। यह अधिकारों के प्रयोग की रक्षा के लिए राज्य के पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को भी स्पष्ट करता है। और कोर्ट ने जिस तरह आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को आर्टिकल 25 से जोड़ा है, वो एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। और संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट का संदेश बहुत साफ है। एक सेक्युलर रिपब्लिक में राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति भी सेक्युलर होनी चाहिए, यानी सभी धर्मों के लिए समान रूप से उपलब्ध। ये कथन की पूर्व संवैधानिक प्रथाएं संवैधानिक लोकाचार को ओवरराइड नहीं कर सकती। ये संविधान की सुप्रीमेसी की पुष्टि करता है, खासकर जब परंपरा और संविधान में टकराव हो। इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं और आगे क्या किया जाना चाहिए? इम्प्लीकेशंस या प्रभाव देखें तो इमीडिएट तो यही है कि अन्नदानम की अनुमति मिल गई, पुलिस सुरक्षा का निर्देश दिया गया। हाँ। मीडियम टर्म में यह फैसला प्रशासकों के लिए एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बनेगा। उम्मीद है कि इससे वे भविष्य में कानून और व्यवस्था की आड़ में सांप्रदायिक दबाव के आगे झुकने से हतोत्साहित होंगे। एक डिटरेंट की तरह। हाँ, और लॉन्ग टर्म में ये धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को मजबूत करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य की संपत्ति वास्तव में सभी नागरिकों के लिए सुलभ हो। और वे फॉरवर्ड आगे की राह के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एक तो सार्वजनिक मैदानों और स्थानों के उपयोग के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और धर्मनिरपेक्ष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs बनाए जाएं। ठीक है। दूसरा, पुलिस और कार्यकारी अधिकारियों को हेकलर्स वीटो के मुद्दे पर संवेदनशील बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे समझ सके कि उनका कर्तव्य अधिकारों की रक्षा करना है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। हाँ। तीसरा, स्थानीय स्तर पर पीस कमिटीज को केवल विवाद सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि नियमित डायलॉग और आपसी समझ बढ़ाने के मंच के रूप में पुनर्जीवित किया जाए। इस केस को और किन मामलों से जोड़कर देखा जा सकता है? इसे हाल के अन्य मामलों जैसे सबरीमाला केस, हिजाब केस और पुराने इस्माइल फारूकी केस 1994 वाला, उससे जोड़कर देखा जा सकता है। ये सभी मामले धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, समानता आर्टिकल 14, गैर भेदभाव आर्टिकल 15 और राज्य की धर्मनिरपेक्ष भूमिका के जटिल सवालों से जूझते हैं। स्टैटिक टॉपिक्स में फंडामेंटल राइट्स आर्ट 14 to 16, 25 to 28, सेक्युलरिज्म,
जुडिशियल रिव्यू, एग्जीक्यूटिव पावर्स को रिवाइज करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये पूरा मामला काफी विस्तार से समझ आ गया। अब पॉलिटी से ही जुड़ी अगली खबर पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हाँ, ये उनका 3 दिवसीय दौरा है जो आज से शुरू हुआ है। आज यानी 2 नवंबर को उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह यानी सेकेंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी में भाग लिया। और कल का क्या कार्यक्रम है? कल 3 नवंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली को संबोधित करेंगी। ओह, ये संबोधन इसलिए खास है क्योंकि उत्तराखंड राज्य जल्द ही अपनी स्थापना की सिल्वर जुबली यानी 25वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। अच्छा, 25 साल हो रहे हैं। जी हाँ, तो ये 25वीं वर्षगांठ का अवसर है। यूपीएससी के लिहाज से इसमें क्या ध्यान देने लायक है? जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए ये राष्ट्रपति की भूमिका को दर्शाता है, खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर के रूप में उनके कार्यों को। हालांकि पतंजलि विश्वविद्यालय एक निजी विश्वविद्यालय है, राष्ट्रपति का दीक्षांत समारोह में शामिल होना शिक्षा के प्रति उनके महत्व को दर्शाता है। साथ ही राज्य विधानसभा को संबोधित करना लेजिस्लेटिव फंक्शन से जुड़ा है। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000, ये तारीख याद रखनी चाहिए। ठीक है, 9 नवंबर 2000। पॉलिटी सेक्शन की एक और खबर, ये थोड़ी ऐतिहासिक है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री हरिहर सिंह के बारे में एक लेख आया है। हाँ, ये लेख इंडियन एक्सप्रेस की उस श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें वे बिहार के राजनीतिक इतिहास पर, खासकर मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर राज्य विधानसभा चुनावों के संदर्भ में नजर डाल रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये मौजूदा चुनाव पर कोई रिपोर्टिंग या टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है। ठीक है, हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो हरिहर सिंह के बारे में मुख्य ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं? हरिहर सिंह बिहार के 9th मुख्यमंत्री थे और उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। ये लेख 1967 के आम चुनावों के बाद उत्तर भारत के राज्यों में आई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अच्छा, वो दौर। हाँ, उस दौर में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, लेकिन वे कोलिशन के अंदरूनी खिंचतान और डिफेक्शन के कारण अक्सर अस्थिर रहती थीं। उनकी सरकार कब बनी थी? उनकी सरकार भोला पासवान शास्त्री के इस्तीफे के बाद बनी थी। शास्त्री जी की सरकार गिरने के बाद बिहार में 29 जून 1968 को प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया था, जो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 356 जैसे टॉपिक से जुड़ता है। ये वो दौर था जब भारत में संयुक्त विधायक दल एसवीडी गवर्नमेंट्स का उदय हुआ। एसवीडी गवर्नमेंट्स? हाँ, यानी कई गैर कांग्रेसी दलों का मिलकर सरकार बनाना। लेकिन ये गठबंधन अक्सर विचारधारा के बजाय सिर्फ कांग्रेस विरोध पर टिके होते थे और विधायकों की खरीद फरोख्त या दल बदल आम बात थी, जिससे सरकारें जल्दी जल्दी गिरती थीं। हरिहर सिंह का छोटा कार्यकाल इसी राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक है। ये आयाराम गयाराम की राजनीति का दौर था। बिल्कुल, ये इतिहास समझने से आज की गठबंधन राजनीति को भी बेहतर पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। चलिए, अब पॉलिटी के बाद रुख करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की ओर। आज यहाँ भी एक बड़ी घोषणा हुई है। हाँ, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज की सबसे बड़ी खबर है केंद्र सरकार द्वारा एक नई और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा। इसका नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, शॉर्ट में आरडीआई स्कीम। आरडीआई स्कीम? इस स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपीस का भारी भरकम कोष रखा गया है। 1 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर द्वारा किए जाने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D को जबरदस्त बढ़ावा देना। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर R&D। हाँ, सरकार चाहती है कि कंपनियां इनोवेशन पर ज्यादा खर्च करें, खासकर उन क्षेत्रों में जिन्हें सनराइज सेक्टर्स कहा जा रहा है, यानी भविष्य के उभरते हुए क्षेत्र। सरकार इस योजना को औपचारिक रूप से कल 3 नवंबर को लॉन्च करेगी। कहां पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के भारत मंडपम में एक बड़े कार्यक्रम इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव EST 2025 का उद्घाटन करेंगे और वहीं इस R&D स्कीम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
EST 2025। ओके, ये यूपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सिलेबस के किन हिस्सों से जुड़ेगा? ये योजना यूपीएससी सिलेबस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, GS पेपर 3 इकोनॉमी। इसमें इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमी जैसे टॉपिक से ये सीधे जुड़ता है। सही। भारत में R&D पर कम खर्च, खासकर निजी क्षेत्र द्वारा, एक पुरानी और गंभीर समस्या रही है। ये योजना उस समस्या का एक बड़ा सरकारी समाधान पेश करने का प्रयास है। और GS3 साइंस इन टेक? हाँ, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी ये S&T पॉलिसी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और देश में एक मजबूत नेशनल R&D इकोसिस्टम बनाने के प्रयासों से जुड़ा है। R&D और इनोवेशन किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए जरूरी है और ये भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए भी एक अहम कड़ी है। आपने कहा कि भारत में R&D पर कम खर्च एक समस्या है। क्या आप इसे आंकड़ों के साथ थोड़ा और समझा सकती हैं? इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश की तरक्की का एक अहम पैमाना होता है उसका ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, यानी GERD। GERD? हाँ, यानी वो देश अपनी GDP का कितना प्रतिशत R&D पर खर्च करता है। भारत का GERD काफी कम है, ये GDP का महज 0.64% है। सिर्फ 0.64%? हाँ, 0.64%। अब इसकी तुलना दूसरे देशों से कीजिए। ग्लोबल एवरेज है लगभग 1.79%, OECD देशों का औसत है लगभग 2.7%, चाइना का है लगभग 2.41%, USA का है लगभग 3.47% और साउथ कोरिया तो लगभग 4.8% खर्च करता है। अरे बाप रे, 4.8% और हम 0.64 पे। ये तो वाकई बहुत कम है। बिल्कुल। और सिर्फ कुल खर्च ही कम नहीं है, बल्कि खर्च के पैटर्न में भी एक बुनियादी दिक्कत है जिसे ये R&D योजना ठीक करना चाहती है। वो क्या? भारत में जो भी R&D खर्च होता है उसका बड़ा हिस्सा, करीब 64%, सरकारी क्षेत्र से आता है। अच्छा। जैसे सरकारी लैब्स, यूनिवर्सिटीज। अच्छा। जबकि निजी क्षेत्र का योगदान महज 36.4% के आसपास है। अब विकसित देशों में देखिए, वहां स्थिति ठीक उल्टी है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में R&D खर्च का 70% से 75% हिस्सा निजी कंपनियां करती हैं। मतलब भारत में R&D का इंजन सरकार खींच रही है, जबकि दुनिया में प्राइवेट सेक्टर लीड कर रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं पर RDI स्कीम आती है। इसका लक्ष्य है इस असंतुलन को ठीक करना, निजी क्षेत्र को R&D में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि भारत का GRED बढ़ सके और फंडिंग का अनुपात भी वैश्विक मानकों के करीब आ सके। मतलब प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बढ़कर 70% के आसपास हो। आपने सनराइज सेक्टर्स का जिक्र किया, किन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा? सरकार ने कुछ खास उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों को चुना है। इनमें शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सेमीकंडक्टर्स तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। फिर है इमर्जिंग एग्रीटेक, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज वगैरह। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें इनोवेशन से भारत को वैश्विक स्तर पर बढ़त मिल सकती है। एक और टर्म का जिक्र हुआ था, वैल्यू ऑफ डेथ। ये क्या है और RDI स्कीम इसे कैसे एड्रेस करेगी? वैल्यू ऑफ डेथ ये R&D और इनोवेशन की प्रक्रिया का एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। इसे समझने के लिए टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स यानी TRL का कॉन्सेप्ट समझना होगा। TRL? ये क्या होता है? TRL एक 1 से 9 तक का स्केल है जो किसी तकनीक की मैच्योरिटी को मापता है। TRL 1 to 3 मतलब शुरुआती चरण, बेसिक रिसर्च, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन, लैब में शुरुआती प्रयोग। यहाँ अक्सर सरकारी फंडिंग होती है। ठीक है। TRL 7 to 9 मतलब अंतिम चरण, टेक्नोलॉजी प्रूवन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट लॉन्च। यहाँ आकर निजी कंपनियां निवेश करने में ज्यादा इच्छुक होती हैं क्योंकि रिस्क कम हो जाता है। और बीच का चरण है TRL 4 to 6 और 7, जहां कॉन्सेप्ट को लैब में वैलिडेट किया जाता है, प्रोटोटाइप बनता है, पायलट टेस्टिंग होती है। ये चरण बहुत हाई रिस्क होता है। आइडिया अच्छा हो सकता है लेकिन ये पक्का नहीं होता कि वो कमर्शियली सक्सेसफुल होगा या नहीं। अच्छा। इसी वजह से इस चरण में फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। न सरकार पूरी तरह फंड करती है,
न निजी निवेशक जल्दी पैसा लगाते हैं। इसी फंडिंग गैप वाले चरण को वैल्यू ऑफ डेथ कहा जाता है। तो कई अच्छे आइडिया यही दम तोड़ देते होंगे। बिल्कुल, कई प्रॉमिसिंग इनोवेशंस इसी घाटी में दम तोड़ देते हैं। तो आरडीआई स्कीम इसी वैल्यू ऑफ डेथ को पाटने का काम करेगी? हाँ, आरडीआई स्कीम का एक मुख्य लक्ष्य यही है। ये योजना TRL-4 या उससे ऊपर की मैच्योरिटी वाली परियोजनाओं को ही फंड करेगी। अच्छा, TRL-4 एंड अबव। हाँ, यानी ये बिल्कुल शुरुआती बुनियादी शोध TRL-1 to 3 के लिए नहीं है, बल्कि उन विचारों के लिए है जो लैब में कुछ हद तक साबित हो चुके हैं और अब उन्हें प्रोटोटाइप या पायलट स्केल तक ले जाने के लिए पैसे की जरूरत है। ये उस मिसिंग मिडिल को फाइनेंस करेगी। इस योजना को लागू कौन करेगा? इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? ये योजना अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF द्वारा संचालित की जाएगी। ANRF, हाँ। ANRF एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हाल ही में ANRF एक्ट 2023 के तहत स्थापित किया गया है। ये भारत में रिसर्च और इनोवेशन को दिशा देने और फंड करने वाली एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी? जी, इसके गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं, जो इसकी अहमियत को दर्शाता है। ANRF के तहत ही ये 1 लाख करोड़ का RDI फंड मैनेज किया जाएगा और जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST होगा। ANRF का नाम याद रखना होगा। अच्छा, ये फंडिंग किस रूप में दी जाएगी? क्या ये सरकारी ग्रांट्स होंगी? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। RDI स्कीम के तहत सीधी सरकारी ग्रांट्स या सब्सिडी नहीं दी जाएगी। नो ग्रांट्स? नो ग्रांट्स। ये योजना लंबी अवधि के लिए कंसेशनल फाइनेंसिंग प्रदान करेगी। इसका मतलब है कि कंपनियों को या तो बहुत कम ब्याज दर पर या शून्य ब्याज दर पर लॉन्ग टर्म लोन्स मिलेगा। अच्छा, लोन मिलेगा? हाँ, कुछ मामलों में खासकर स्टार्टअप्स के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन यानी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना भी किया जा सकता है। या फिर ये फंड उन दूसरे फंड्स जैसे डीप टेक फंड ऑफ फंड्स में निवेश करेगा जो आगे कंपनियों में पैसा लगाएंगे। तो मूल रूप से ये लोन या इक्विटी आधारित फंडिंग है, ग्रांट नहीं। ये फंडिंग का तरीका भी दिलचस्प है। क्या ऐसा कोई खास प्रशासनिक ढांचा है? हाँ, और ये इस योजना की एक और अनूठी बात है, इसका 2-tiered फंडिंग मैकेनिज्म। इसे ध्यान से समझिए। बताइए। टियर 1, 1 लाख करोड़ रुपए का पूरा कॉर्पस ANRF के अंदर एक स्पेशल पर्पस फंड यानी SPF में रखा जाएगा। ये मुख्य फंड है। ठीक है, टियर 1 इज SPF अंडर ANRF। करेक्ट। टियर 2, अब ये SPF सीधे देश भर की हजारों कंपनियों को लोन नहीं बांटेगा। ऐसा करना बहुत मुश्किल और इनएफिशिएंट होता। इसके बजाय SPF पैसा देगा कुछ चुनिंदा सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स यानी SLFMs को। SLFMs ये कौन होंगे? ये हो सकते हैं प्रोफेशनल वित्तीय संस्थान जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस DFIs या बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs। इनके पास R&D परियोजनाओं को परखने और निवेश करने की विशेषज्ञता होती है। मतलब ANRF सीधे कंपनियों से डील नहीं करेगा, बल्कि एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स के जरिए पैसा चैनलाइज करेगा। बिल्कुल, ये SLFMs ही कंपनियों से आवेदन लेंगे, उनकी परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और फिर ANRF से मिले फंड से उन्हें लोन या इक्विटी देंगे। इससे उम्मीद है कि फंडिंग के फैसले ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से, बाजार की समझ के साथ और तेजी से लिए जा सकेंगे। ये सरकार के पारंपरिक ग्रांट देने के नौकरशाही तरीके से अलग है। चलिए एक बार फिर से RDI स्कीम से जुड़े की कॉन्सेप्ट्स और प्रीलिम्स फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, योजना का नाम रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी RDI स्कीम। करेक्ट। कुल फंड कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपीस। हाँ, नोडल बॉडी संचालन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF। दोबारा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। बिल्कुल। नोडल मंत्रालय कार्यान्वयन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। सही। लाभार्थी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां। हाँ। पात्रता परियोजनाएं जो कम से कम TRL-4 या उससे ऊपर हों। फंडिंग का प्रकार कंसेशनल लोन्स, इक्विटी, ग्रांट्स नहीं। बिल्कुल नहीं। लक्ष्य निजी क्षेत्र के R&D निवेश को बढ़ाना, खासकर सनराइज सेक्टर्स में। जी हाँ। लॉन्च इवेंट इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025। एकदम सही। अब मेंस एनालिसिस के लिहाज से देखते हैं। हाँ। आर्थिक आयाम
ये एक बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा है। सरकार पेशेंट कैपिटल यानी लंबे अवधि का जोखिम सहने वाला वित्त पोषण प्रदान करके एक स्पष्ट मार्केट फेलियर, जो कि कम निजी R&D है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, लक्ष्य भारत के GERD में निजी क्षेत्र के योगदान को मौजूदा 36% से बढ़ाकर वैश्विक मानक 70% तक ले जाना है। स्ट्रेटेजिक आयाम ये है कि AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम साइंस जैसे सनराइज सेक्टर्स पर फोकस सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जुड़ा है। इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता हासिल करना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि इन्वेंट इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश है। और एडमिनिस्ट्रेटिव आयाम ये 2-tiered फंडिंग मैकेनिज्म है। ANRF, SLFMs, कंपनीज, ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन है। सरकार कोशिश कर रही है कि फंड का आवंटन नौकरशाही की लाल फीताशाही से मुक्त हो और एक्सपर्टीज ड्रिवन, मार्केट ओरिएंटेड और आर्म्स लेंथ मॉडल पर आधारित हो। सुनने में तो ये योजना बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या इसकी कुछ आलोचनाएं या संभावित चुनौतियां भी हैं? हाँ, बिल्कुल। कोई भी बड़ी योजना चुनौतियों से मुक्त नहीं होती। कुछ चिंताएं और आलोचनाएं जो सामने आ रही हैं, एक तो है TRL-4 कट ऑफ। हाँ, आपने बताया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव कदम है। उनका तर्क है कि सबसे ज्यादा फंडिंग की जरूरत और सबसे ज्यादा जोखिम तो शुरुआती बुनियादी शोध TRL-1-3 में होता है, जिसे ये योजना कवर नहीं कर रही है। दूसरा, सप्लाई साइड इश्यूज। ये योजना R&D के लिए पैसे की समस्या को तो एड्रेस करती है, लेकिन R&D इकोसिस्टम की दूसरी समस्याओं का क्या, जैसे ब्रेन ड्रेन, वीक इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस की कमी या जटिल IPR व्यवस्था। हाँ, ये भी तो जरूरी है। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ANRF और SLFMs कितने ट्रांसपेरेंट, ऑटोनोमस और एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। R&D की परिभाषा क्या होगी, परियोजनाओं का चयन कैसे होगा, क्या इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, ये सब सवाल अहम हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स भी एक मुद्दा हो सकता है। ये सभी वैलिड पॉइंट्स हैं। सफलता एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। डेटा फिर से याद दिला दूं, भारत का GRD 0.64% है, जिसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा सिर्फ 36.4%। तुलना में चीन 2.41%, US 3.47%। ये आंकड़े इस योजना की जरूरत को रेखांकित करते हैं। बिल्कुल। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो तत्काल में ये निजी क्षेत्र में एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। मीडियम टर्म में अगर सही से लागू हुई तो ये अरबों डॉलर की निजी पूंजी को R&D में अनलॉक कर सकती है और कई भारतीय इनोवेशंस को वैली ऑफ डेथ पार करने में मदद कर सकती है। और लॉन्ग टर्म में ये भारत के R&D परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल सकता है, हाई स्किल नौकरियां पैदा कर सकता है और भारत की आर्थिक और सामरिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आगे की राह है कुशल, गैर राजनीतिक, विशेषज्ञ संचालित कार्यान्वयन। साथ ही सप्लाई साइड सुधारों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे IPR रिजीम को सरल बनाना, शिक्षा व्यवस्था को इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। TRL-4 कट ऑफ की भी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। शायद भविष्य में कुछ लचीलापन माया जा सके। इस योजना को ANRF एक्ट 2023, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम्स, नेशनल क्वांटम मिशन जैसी अन्य पहलों के साथ जोड़कर देखना होगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था की इस बड़ी खबर के बाद अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस, IR के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अमेरिका की वॉर ऑन ड्रग्स नीति में एक चिंताजनक मोड़ दिख रहा है। हाँ, खबर आ रही है कि अमेरिकी सेना US मिलिट्री ने कैरिबियन सी में एक संदिग्ध जहाज पर घातक लीथल काइनेटिक स्ट्राइक की है। काइनेटिक स्ट्राइक? हाँ, इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं जिन पर ड्रग्स तस्करी का आरोप था। अमेरिकी रक्षा सचिव US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हिग्स ने बयान दिया है कि ये जहाज एक ऐसे समूह द्वारा संचालित किया जा रहा था जिसे अमेरिका ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। हालांकि उन्होंने समूह का नाम नहीं बताया। काइनेटिक स्ट्राइक, ये तो सैन्य शब्दावली है। ड्रग तस्करी रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल? यही इस खबर का सबसे चिंताजनक पहलू है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिकी सेना ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ इस तरह की कम से कम
15 स्ट्राइक्स कर चुकी है। 15। हाँ, ये वॉर ऑन ड्रग्स का स्पष्ट मिलिटराइजेशन है। यूपीएससी के नजरिए से इसका क्या महत्व है? ये किन मुद्दों को उठाता है? ये घटना जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बदलते परिदृश्य को दिखाता है। ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जैसे लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री एक्शन के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। ड्रग तस्करी पारंपरिक रूप से पुलिस और नारकोटिक्स एजेंसियों का काम रहा है, सेना का नहीं। सही बात है। ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के दायरे को खतरनाक तरीके से बढ़ा सकता है। ये इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी यानी यूएन क्लॉज और ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स, खासकर राइट टू लाइफ और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के संबंध में गंभीर चुनौतियां पेश करता है। और सिक्योरिटी पेपर के लिए GS3? हाँ, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के लिहाज से ये नेक्सस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, जिसे अक्सर नार्को टेररिज्म कहा जाता है, का एक ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये उस गठजोड़ पर एक बेहद कंट्रोवर्शियल स्टेट रिस्पॉन्स का उदाहरण है। इसका पूरा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या है? अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के तहत ड्रग कार्टेल्स को निशाना बनाने के लिए एक सोची समझी और लगातार चल रही डेलिब्रेट मिलिट्री कैंपेन है। प्रशासन इन हमलों को सही ठहराने के लिए खतरनाक तर्क दे रहा है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका इन ड्रग कार्टेल्स के साथ एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है और इन कार्टेल्स को वो नार्को टेररिस्ट करार दे रहे हैं। नार्को टेररिस्ट, ये टर्म इस्तेमाल करके क्या वो इन्हें आतंकवादी संगठनों जैसा दर्जा दे रहे हैं? संभवतः हाँ। ऐसा करके वे शायद 9/11 के बाद बनाए गए कानूनी अधिकारों, जैसे 2001 का ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स यानी AUFM का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। AUFM? हाँ, AUFM अमेरिकी राष्ट्रपति को आतंकवादी समूहों के खिलाफ सैन्य बल प्रयोग करने का अधिकार देता है। अगर ड्रग कार्टेल को आतंकवादी मान लिया जाए तो शायद वो AUFM के तहत सैन्य कार्रवाई को जायज ठहरा सकते हैं। ये कानून प्रवर्तन के सामान्य दायरे से बाहर जाकर सैन्य कार्रवाई करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे स्वीकार कर रहा है? बिल्कुल नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख UN ह्यूमन राइट्स चीफ ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इन्हें अनएक्सेप्टेबल बताया है। अच्छा। उनका स्पष्ट रुख है कि ड्रग तस्करी एक गंभीर अपराध जरूर है, लेकिन ये एक लॉ एनफोर्समेंट इशू है। इसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाया जाना चाहिए। ये हमले सिर्फ कैरिबियन सागर तक सीमित नहीं है, बल्कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन तक फैल गए हैं। इनमें स्पीड बोट्स पर हमले और यहाँ तक कि एक ड्रग कैरिंग सबमर्सिबल पर हमला भी शामिल है। सितंबर से लेकर अब तक इन हमलों में कम से कम 61 लोग मारे जा चुके हैं। 61 डेथ्स। जी। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो हमें याद रखने चाहिए? 2 मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो किनेटिक स्ट्राइक, ये घातक भौतिक बल का उपयोग करके किए गए हमले के लिए एक मिलिट्री यूफेमिज्म है, मतलब सीधा हमला करके मारना। ठीक है। और दूसरा है नार्को टेररिज्म। ये शब्द ड्रग तस्करी की गतिविधियों को आतंकवाद से जोड़ता है। हालांकि ये गठजोड़ वास्तविक हो सकता है, लेकिन यहाँ अमेरिकी प्रशासन द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल शायद लॉ एनफोर्समेंट के बजाय वॉरफेयर के लिए एक लीगल जस्टिफिकेशन बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए क्या नोट करें? प्रीलिम्स के लिए नोट करें, हमलों का स्थान कैरिबियन सागर, पूर्वी प्रशांत महासागर। अमरीकी लक्ष्य ड्रग कार्टेल्स, जिन्हें नार्को टेररिस्ट कहा जा रहा है। अमरीकी कानूनी आधार संभावित आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की घोषणा, पोस्ट 9/11 अधिकार जैसे AUMF, अंतर्राष्ट्रीय आपत्ति, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख द्वारा निंदा। मेंस एनालिसिस के लिए क्या बिंदु बढ़ते हैं? मेंस के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, मिलिटराइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। ये पारंपरिक रूप से DEA जैसे नागरिक निकायों के काम से DOD की ओर एक खतरनाक बदलाव है। दूसरा, इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल लॉ। इसमें मानवाधिकार का मुद्दा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का, संप्रभुता और UN क्लॉज का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमलों को लेकर, और ये एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक प्रेसिडेंट भी सेट कर सकता है। और भारत के लिए रेलेवेंस? भारत खुद भी सीमा पार से नार्को आतंकवाद के खतरे का सामना करता है। अमेरिका की इस विवादास्पद रणनीति और उसके परिणामों का अध्ययन भारत के लिए अपनी काउंटर रणनीति बनाने में उपयोगी हो सकता है,
चाहे वो इसे अपनाने के लिए हो या इससे बचने के लिए। इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तात्कालिक प्रभाव शायद कुछ ड्रग रूट्स में डिस्रप्शन पैदा हो सकता है। मध्यम अवधि में इससे एस्केलेशन और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन बढ़ने की संभावना है। दीर्घावधि में सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये क्राइम और वॉर के बीच की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रेखा को और धुंधला और कमजोर कर सकता है। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? हाँ, आदर्श रूप से इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक वैश्विक बहस होनी चाहिए। ड्रग तस्करी की समस्या से निपटने के लिए सैन्यीकरण के बजाय मल्टीलैटरल लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन जैसे इंटरपोल के माध्यम से को मजबूत करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसे हाइब्रिड वॉरफेयर, वॉर ऑन टेरर, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, UNCLOS, स्टेट सोवरेनिटी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, US फॉरेन पॉलिसी और UN एजेंसीज जैसे विषयों से जोड़कर पढ़ना चाहिए। ठीक है। IR के इस गंभीर मुद्दे के बाद अब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एक खबर देखते हैं। हिंदू कुश क्षेत्र में भूकंप आया है। हाँ, ये एक प्राकृतिक घटना की खबर है। अफगानिस्तान में स्थित हिंदू कुश माउंटेन रेंज रीजन में 4.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया है। ये भूकंप शनिवार देर रात आया था, जिसकी रिपोर्ट आज सुबह यानी 2 नवंबर को आई है। हिंदू कुश क्षेत्र तो वैसे भी भूकंप के लिहाज से काफी सक्रिय माना जाता है ना? बिल्कुल। हिंदू कुश दुनिया के सबसे ज्यादा साइज्मिकली एक्टिव क्षेत्रों में से एक है। इसका कारण प्लेट टेक्टोनिक्स में छिपा है। यहाँ पर इंडियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़कर यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। कोलिजन जोन। हाँ, इस निरंतर कोलिजन के कारण भारी मात्रा में स्ट्रेस जमा होता है, जो समय समय पर भूकंप के रूप में रिलीज होता है। यूपीएससी रेलेवेंस क्या है इसका? इसके 2 मुख्य रेलेवेंस हैं। एक तो GS पेपर 1 ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के लिए रेलेवेंट एग्जाम्पल है प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, माउंटेन फॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये घटना हमें दक्षिण एशिया, जिसमें उत्तरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है, की हाई साइज्मिक वल्नरेबिलिटी की याद दिलाती है। इस क्षेत्र में बड़े भूकंपों का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन प्लानिंग बहुत जरूरी है। और प्रीलिम्स फैक्ट्स? प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए याद रखें, स्थान हिंदू कुश रीजन, अफगानिस्तान, मैग्नीट्यूड 4.9, टेक्टोनिक कारण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव। चलिए अब चलते हैं आज के सबसे रोमांचक सेक्शन की ओर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ इसरो ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है, या यूं कहें कि करने वाला है। बिल्कुल। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 आज भारत के अब तक के सबसे भारी उपग्रह को लॉन्च करने वाला है। सबसे भारी? हाँ, इस उपग्रह का नाम है CMS-3, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। इसका वजन लगभग 4,410 किलोग्राम्स है। 4,410 किलोग्राम्स, ये तो वाकई बहुत भारी है। ये लॉन्च कहाँ से और कब हो रहा है? ये लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से आज यानी 2 नवंबर को निर्धारित है। इसकी 24 घंटे की काउंटडाउन कल 1 नवंबर को ही शुरू हो चुकी थी। ये भारतीय धरती से लॉन्च किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह होगा। भारतीय धरती से लॉन्च, ये बात अहम है। इसका मतलब पहले हम इतने भारी सैटेलाइट यहाँ से नहीं छोड़ पाते थे। एग्जैक्टली। यही इस मिशन की एक बड़ी उपलब्धि है। पहले भारत अगर 4,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी सैटेलाइट बनाता था तो उसे लॉन्च करने के लिए हमें विदेशी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे यूरोप की एरियन स्पेस या अमेरिका की SpaceX। अच्छा, जैसे GSAT-11? बिल्कुल। GSAT-11, जिसका वजन 5,854 किलो था, उसे 2018 में फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लेकिन आज LVM-3 रॉकेट 4,410 किलो के CMS-3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करके ये साबित कर देगा कि भारत अब हेवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी में आत्मनिर्भर हो गया है। वाओ, ये तो सच में गर्व की बात है। यूपीएससी के लिहाज से ये मिशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसके कई आयाम हैं। पहला, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन LVM-3 का स्वदेशी विकास और उसकी क्षमता का प्रदर्शन। और दूसरा,
खुद CMS-3 GS7R उपग्रह भी इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड है। दूसरा आयाम है GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस। ये कोई आम नागरिक उपग्रह नहीं है। CMS-3 या GS7R इंडियन नेवी के लिए एक डेडिकेटेड अत्याधुनिक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नौसेना के लिए? हाँ, ये इंडियन ओशन रीजन यानी IOR में भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक जबरदस्त फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। अच्छा, तो ये नौसेना के लिए है। क्या आप इस उपग्रह CMS-3 GS7R और लॉन्च व्हीकल LVM-3 के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं? जरूर। पहले उपग्रह की बात करते हैं CMS-3 GSAT-7R। ये भारतीय नौसेना के लिए खास तौर पर बनाया गया एक एडवांस्ड मल्टी बैंड सैन्य संचार उपग्रह है। मल्टी बैंड मतलब कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करने वाला। ये 2013 में लॉन्च हुए नौसेना के पुराने उपग्रह GSAT-7, जिसे रुक्मणी नाम दिया गया था, उसकी जगह लेगा। रुक्मिणी की जगह? हाँ, GSAT-7 भारत का पहला समर्पित सैन्य उपग्रह था। CMS-3 अपने प्रेडेसेसर से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सिक्योर यानी इनक्रिप्टेड और ज्यादा एंटी जैमिंग संचार क्षमताएं प्रदान करेगा। ये भारत की समर्पित सैन्य उपग्रह श्रृंखला का हिस्सा है। और लॉन्च व्हीकल LVM-3 के बारे में? LVM-3 भारत का बाहुबली रॉकेट है। पहले इसे GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। ISRO ने हाल ही में नामकरण बदला है। हाँ, LVM-3। ये एक 3 स्टेज वाला हेवी लिफ्ट रॉकेट है। पहला चरण 2 बड़े S-200 सॉलिड बूस्टर्स, दूसरा चरण L-110 लिक्विड कोर स्टेज और तीसरा चरण C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज, जो बेहद ठंडे तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। क्रायोजेनिक स्टेज, यही तो असली ताकत है। बिल्कुल, यही रॉकेट को भारी पेलोड को उच्च कक्षाओं तक ले जाने की क्षमता देता है। ये LVM-3 की 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट है, इसलिए मिशन का कोड नेम LVM-3 M5 है। M5? हाँ, ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान-2 और हाल ही में सफल हुए चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया था। और इसी रॉकेट का ह्यूमन रेटेड वर्जन भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गगनयान? जी हाँ, इसलिए हर सफल LVM-3 लॉन्च गगनयान के लिए भी विश्वास बढ़ाता है। आपने आत्मनिर्भरता की बात की थी। एक तो स्वदेशी लॉन्च हो गया, दूसरा क्या था? दूसरा है स्वदेशी उपग्रह का निर्माण। CMS-3 उपग्रह पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ रॉकेट बनाने में बल्कि जटिल और उन्नत सैन्य ग्रेड उपग्रह बनाने में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। तो ये लॉन्च टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी दोनों लिहाज से आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इससे जुड़े कुछ और की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे LVM-3 की क्षमता। LVM-3 की क्षमता लगभग 4000 किलोग्राम पेलोड को जियोसिंक्रोनाइज्ड ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO तक और 8 to 10,000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO तक ले जाने की है। आज ये GTO मिशन है। और ये GTO क्या है? GTO पृथ्वी के चारों ओर एक हाईली इलिप्टिकल कक्षा होती है। रॉकेट उपग्रह को पहले इसी कक्षा में छोड़ता है। यहाँ से उपग्रह अपने खुद के ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपनी अंतिम गोलाकार जियोस्टेशनरी ऑर्बिट यानी GEO, जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, में पहुँचता है। अच्छा, और क्रायोजेनिक स्टेज? LVM-3 का C-25 अपर स्टेज, जो बहुत कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन, फ्यूल और तरल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है। ये बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देता है, जो भारी सैटेलाइट को GTO तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। क्रायोजेनिक तकनीक पे महारत हासिल करना इसरो की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और वो MDA और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर? हाँ, MDA यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका मतलब है समुद्री क्षेत्र में होने वाली सभी गतिविधियों की पूरी और प्रभावी समझ रखना। CMS-3 नौसेना की MDA क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। और NCW? नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये एक मॉडर्न मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जहां युद्ध क्षेत्र की सभी एसेट जैसे जहाज, पनडुब्बी, विमान, ड्रोन, कमांड सेंटर एक सिक्योर हाई स्पीड डेटा नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं। GS7R
भारतीय नौसेना की इसी नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता की बैकबोन बनेगा। बैकबोन। अच्छा, तो प्रीलिम्स फैक्ट्स को एक बार फिर कंसोलिडेट कर लेते हैं। हाँ, उपग्रह का नाम CMS-3 या GSAT-7R, यूजर? इंडियन नेवी। उद्देश्य पुराने GSAT-7 रुक्मणी को बदलना। वजन? 4410 kg। लॉन्च वाहन? LVM-3M5। लॉन्च साइट? SDSC श्रीहरिकोटा। टारगेट ऑर्बिट? GTO। और वो PYQ कनेक्शन? हाँ, प्रीलिम्स 2018 में GSLV पर सवाल आया था। उसमें एक कथन था कि GSLV MK3 4 चरणीय है, जो गलत था। LVM-3 या GSLV MK3 एक 3 चरणीय वाहन है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। तो बेसिक रॉकेट की संरचना पर सवाल बनते हैं। बिल्कुल। अब मेंस एनालिसिस के लिहाज से इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सबसे पहले। हाँ, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायमेंशन GS3 सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। ये नौसेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर है। सिक्योर एन्क्रिप्टेड एंटी जैमिंग कम्युनिकेशन देगा। IOR में MDA को बढ़ाएगा, चीन की निगरानी में मदद मिलेगी और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को सक्षम करेगा। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। SNT में आत्मनिर्भरता है। भारी उपग्रहों का निर्माण और स्वदेशी रॉकेट से लॉन्च। फॉरेन डिपेंडेंस का अंत। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रणनीतिक स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन में LVM-3 की कमर्शियल पोटेंशियल है। हर सफल उड़ान वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च बाजार में इसकी विश्वसनीयता बढ़ाती है। और फ्यूचर मिशंस? फ्यूचर मिशंस के लिए, खासकर गगनयान के लिए, LVM-3 की विश्वसनीयता का प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। डेटा की बात करें तो तुलनात्मक रूप से देखना दिलचस्प है। GS7 का वजन 2650 किलो, विदेशी लॉन्चर। GS7R का वजन 4410 किलो, स्वदेशी LVM-3। ये वजन में लगभग 66% की वृद्धि है और लॉन्च क्षमता में पूरी आत्मनिर्भरता। एकदम सही कहा आपने। ये आंकड़े आत्मनिर्भरता की कहानी खुद कहते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस देखें तो तत्काल में नौसेना की संचार क्षमताएं मजबूत होंगी। मध्यम अवधि में IOR में भारत की MDA और नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दीर्घावधि में ये भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करेगा और भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करेगा। इस क्षेत्र में आगे की राह क्या हो सकती है? आगे एक व्यापक मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन की जरूरत है। इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज स्पेस कमांड या डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA को और मजबूत करने की जरूरत है। LVM-3 की पेलोड क्षमता को और बढ़ाने के लिए काम करना होगा, जैसे सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास, और LVM-3 की कमर्शियल मार्केटिंग करनी होगी। इसे किन अन्य टॉपिक से क्रॉस लिंक किया जा सकता है? इसे गगनयान मिशन, डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, मिशन शक्ति ASAT टेस्ट, सागर डॉक्ट्रिन और भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखना चाहिए। बहुत विस्तृत और शानदार विश्लेषण। इसरो को इस उपलब्धि के लिए अग्रिम बधाई। अब इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन पर आते हैं। हाँ, जैसा कि हमने अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में विस्तार से चर्चा की, आज की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी खबर यही CMS-3 GSAT-7R उपग्रह का लॉन्च है। ये सीधे तौर पर भारत की रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं से जुड़ा है। तो संक्षेप में कहें तो इसका मुख्य महत्व IOR की निगरानी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाना और नौसेना के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन स्थापित करके नेटवर्क्ड सेंट्रिक वॉरफेयर को सक्षम बनाना है। बिल्कुल, ये भारत की समुद्री ताकत का एक अहम हिस्सा बनेगा। अब आते हैं सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर पर। सामाजिक मुद्दों के मोर्चे पर आज का मुख्य विकास वही मद्रास उच्च न्यायालय का अन्नादानम मामले पर दिया गया फैसला है, जिसकी हमने पॉलिटी सेक्शन में बहुत विस्तार से चर्चा की। हाँ, वो मामला सामाजिक आयामों को भी छूता है, जैसे शेयर्ड पब्लिक स्पेसेस के उपयोग को लेकर समुदायों के बीच संघर्ष, कम्युनल हार्मनी बनाए रखने की चुनौती, हैकलर्स वीटो की अस्वीकृति और ऐतिहासिक दावों पर संवैधानिक अधिकारों की प्राथमिकता। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे कानूनी फैसले जमीनी सामाजिक हकीकतों को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। अगला सेक्शन है कल्चर एंड हेरिटेज।
क्या आज इससे जुड़ी कोई खबर है? आज के हमारे विश्लेषण में संस्कृति और विरासत से संबंधित कोई सीधी और महत्वपूर्ण खबर शामिल नहीं है। हाँ, मद्रास एचसी वाले केस में अन्नादानम और कुंभाशेकम जैसी धार्मिक प्रथाओं का जिक्र है, जो सांस्कृतिक पहलू हैं, लेकिन खबर का मुख्य फोकस कानूनी और संवैधानिक था। ठीक है, अब चलते हैं एथिक्स लिंकेजेस पर। आज की खबरों से जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए क्या केसलेट्स या नैतिक दुविधाएं निकलती हैं? आज की चर्चा से 2 अच्छे केसलेट्स बनते हैं। पहला है केसलेट 1, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। स्रोत मद्रास एचसी का अन्नाधनम केस। संदर्भ तहसीलदार ने कानून और व्यवस्था के नाम पर सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक भोज की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नैतिक मुद्दे लैक ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन, लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी, एब्डिकेशन ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन। और न्यायपालिका द्वारा बरकरार रखे गए नैतिक सिद्धांत इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, रूल ऑफ लॉ, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये तो सिविल सेवा के लिए बहुत प्रासंगिक है। दूसरा केसलेट क्या है? दूसरा केसलेट इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादकीय हुर्रे टू दी अंडरडॉग से निकलता है। केसलेट 2, एथिक्स ऑफ द अंडरडॉग एंड विजिलेंटे जस्टिस। अच्छा। स्रोत इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल हुर्रे टू द अंडरडॉग। संदर्भ टोल प्लाजा के 21 कर्मचारियों ने कम बोनस के विरोध में अचानक काम छोड़ दिया। कंपनी को नुकसान हुआ, लेकिन उन्हें 10% वेतन वृद्धि मिली। नैतिक मुद्दे एंड्स वर्सेस मीन्स, लक्ष्य सही था पर साधन, रोमांटिसाइजेशन ऑफ विजिलेंटे जस्टिस। अकाउंटेबिलिटी, साध्य बनाम साधन। हाँ, विचार के लिए प्रश्न जीएस 4, क्या एक कथित अन्यायपूर्ण प्रणाली में सही परिणाम प्राप्त करने के लिए अनैतिक या अवैध कार्यों को उचित ठहराया जा सकता है? ये प्रोबिटी, लॉफुलनेस वर्सेस सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों से जुड़ता है। बहुत दिलचस्प। ये दोनों ही केस स्टडीज सोचने पर मजबूर करती हैं। अब जल्दी से आज की खबरों में चर्चित रहे स्थानों, व्यक्तियों, रिपोर्टों और समितियों को दोहरा लेते हैं। जरूर। प्लेसेस में एन पंचमपट्टी TN, हिंदू कुश अफगानिस्तान, SDSC श्रीहरिकोटा, भारत मंडपम दिल्ली, कैरिबियन सी, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। पर्सन्स में जस्टिस GR स्वामीनाथन, हरिहर सिंह बिहार के पूर्व CM, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीट हेडशेथ US डिफेंस सेक। सैटेलाइट्स, व्हीकल्स CMS 3, GS7 R, GS7 रुक्मिणी, LVM 3। इंस्टीट्यूशंस, स्कीम्स, प्रोग्राम्स। इंस्टीट्यूशंस, स्कीम्स, प्रोग्राम्स। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम ESTIC 2025। बहुत अच्छे। अब आते हैं डेटा एंड इंफोग्राफिक सेक्शन पर। आज के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। हाँ, पहला भारत का GERD 0.64% ऑफ GDP। इसमें प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा 36.4%, पब्लिक सेक्टर का 64%। तुलना में चीन 2.41, US 3.47, कोरिया 4.8%। मुख्य बिंदु भारत का GERD कम, निजी हिस्सा बहुत कम। ठीक है। दूसरा LVM 3, ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल है। पेलोड क्षमता GTO में 4000 kg, LEO में 8 to 10,000 kg। आज का पेलोड 4410 kg। मुख्य बिंदु 4 टन क्लास में आत्मनिर्भरता। तीसरा KG फॉरेन लॉन्चर VS GSAT 7R 4410 kg, इंडिजिनस LVM 3। मुख्य बिंदु वजन में भारी वृद्धि, आत्मनिर्भरता। और अन्य आंकड़े। अमेरिकी काइनेटिक स्ट्राइक सितंबर से कम 15 हमले, कम से कम 61 मौतें। हिंदुकुश भूकंप मैग्नीट्यूड 4.9, उत्तराखंड स्थापना 9 नवंबर 2000। ये आंकड़े याद रखने में काफी मददगार होंगे। अब एडिटोरियल इनसाइट सेक्शन में देखते हैं। आज 2 दिलचस्प संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस में थे। एक हरे टू दी अंडरडॉग, जिससे हमने एथिक्स का केसलेट निकाला, एंड्स वर्सेस मीन्स। दूसरा लिटिल हैलोवीन, जो आधुनिक शहरी जीवन की छोटी छोटी भयावहताओं पर व्यंग्य था। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स के त्वरित पुनरीक्षण पर। मैं बोलूंगा, आप इंपॉर्टेंस रेटिंग बताइएगा। CMS 3, GSAT 7R। ट्रिपलेट नेवीज मिलिट्री कॉम सैटेलाइट 4410 kg, heaviest launch from India. LVM 3, ISRO's 3-stage heavy lift rocket. RDI scheme details।
1 lakh crore fund ANRF managed for private R&D, loan equity based, no grant, TRL 4+ eligibility. India's GRD and private share? GRD SAM 0.64%, GDP, low private share 36.4% plus. Madras HC case details. Justice G.R. Swaminathan, Art 15 and 25, Annadanam, rejection of Heckler's veto, Narco-terrorism term usage? U.S. justification for military strikes against cartels, Hindu Kush earthquake? seismic zone, Indian-Eurasian collision, 4.9 magnitude quake, GTO full form? geosynchronous transfer orbit, ANRF full form? Anusandhan National Research Foundation, ESTIC 2025? conclave where RDI scheme will be launched. पोरम्बो के लैंड? बहुत अच्छे। ये क्विक रिवीजन काफी फायदेमंद रहेगा। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। पहला सवाल GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। Q1 CMS3 LVM3 लॉन्च भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए एक ड्यूल माइलस्टोन कैसे है? विस्तार करें। 15 अंक 250 शब्द। रूपरेखा। परिचय, घटना, दोहरा मील का पत्थर, बॉडी 1, तकनीकी आत्मनिर्भरता, विदेशी निर्भरता समाप्त, LM3 क्षमता साबित, स्वदेशी उपग्रह, गगनयान सत्यापन, वाणिज्यिक क्षमता, बॉडी 2, रणनीतिक स्वायत्ता, सैन्य संचार, अंतरिक्ष तक संप्रभु पहुंच, MDA NCW राष्ट्रीय सुरक्षा, निष्कर्ष, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा सवाल GS3 इकोनॉमी से। Q2 भारत का R&D इकोसिस्टम कम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से ग्रस्त है। नव घोषित 1 लाख करोड़ RDI योजना इस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को कैसे संबोधित करती है और क्या चुनौतियां बनी हुई हैं? क्रिटिकली एनालाइज करें। 15 अंक 250 शब्द। रूपरेखा, परिचय, केस का संदर्भ, संतुलन का मुद्दा, बॉडी, R25 का दायरा, पब्लिक ऑर्डर प्रतिबंध, हेकलर्स वीटो अस्वीकार, राज्य का कर्तव्य सुरक्षा देना, संतुलन कैसे साधें, 815 का कोण, निष्कर्ष, राज्य का कर्तव्य अधिकारों को सक्षम करना है, न कि हेकलर वीटो के आगे झुकना। चौथा सवाल GS2 IR से। Q4 कैरिबियन में नार्को टेररिस्ट के खिलाफ हाल के अमेरिकी सैन्य हमले वॉर ऑन ड्रग्स के सिग्निफिकेंट मिलिटराइजेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नीतिगत बदलाव के इम्प्लीकेशंस का विश्लेषण करें। 10 अंक 150 शब्द। रूपरेखा, परिचय, नीतिगत बदलाव, बॉडी, इम्प्लीकेशंस, कानूनी मानदंडों का क्षरण, मानवाधिकार चिंताएं, संप्रभुता मुद्दे, सामरिक मिसाल, राजनयिक तनाव, प्रभावशीलता पर सवाल, निष्कर्ष, अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक नकारात्मक निहितार्थ। और पांचवा सवाल GS4 एथिक्स से एक केस स्टडी। Q5 केस स्टडी। आप DM हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जुलूस निकालना चाहता है, बहुसंख्यक विरोध कर रहे हैं, SP अनुमति न देने की सलाह देते हैं। नैतिक मुद्दे क्या हैं और आप क्या कार्रवाई करेंगे? 10 अंक 150 शब्द। रूपरेखा, नैतिक मुद्दे, हितों का टकराव, निष्पक्षता, संवैधानिक मूल्य बनाम विवेक, अधिकार का त्याग, साहस, कार्यवाही का तरीका, SP की सलाह न मानना, बैठकें, अधिकार स्वीकारना, अनुमति देना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, बहुसंख्यक को चेतावनी देना। क्यों? संविधान, कानून का शासन, निष्पक्षता, हेकलर्स वीटो अस्वीकार्य। बहुत बढ़िया। ये मेंस क्वेश्चंस और उनकी रूपरेखा निश्चित रूप से एस्पिरेंट्स के लिए बहुत मददगार होगी। अब इस सत्र के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, क्विज टाइम। आज की चर्चा पर आधारित 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तैयार हैं सब? Q1 CMS3 GSAT 7R उपग्रह के बारे में सही कथन चुनें। 1 ये भारतीय नौसेना के लिए है। 2 वजन लगभग 3,500 kg है। 3 इसे PSLV से लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शंस A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत, 4,410 kg, कथन 3 गलत, LVM3। तो सही उत्तर है A केवल 1। Q2 1 लाख करोड़ रुपया RDI योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस A सरकारी संस्थानों को ग्रांट,
बी निजी क्षेत्र में TRL 4+ R&D को रियायती वित्त पोषण, सी किसानों को DBT, डी छात्रों की PhD फेलोशिप। फोकस निजी क्षेत्र पर TRL 4+ के लिए कंसेशनल फाइनेंसिंग है। सही उत्तर बी। Q3 एन पंचपट्टी मामले में मद्रास HC ने किन 2 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना? ऑप्शंस ए आर्ट 19 एंड 21, बी आर्ट 14 एंड 17, सी आर्ट 15 एंड 25, डी आर्ट 29 एंड 30। कोर्ट ने भेदभाव आर्ट 15 और धार्मिक अभ्यास आर्ट 25 का उल्लंघन माना। सही उत्तर सी। Q4 भारत के GRD के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शंस ए 2.5% चीन के बराबर, बी अधिकांश खर्च निजी क्षेत्र से, सी 1% से कम वैश्विक औसत से नीचे, डी विदेशी सहायता से वित्त पोषित। GRD 0.64%, 1% से कम और वैश्विक औसत से नीचे है। सही उत्तर सी। Q5 अमेरिकी सेना की काइनेटिक स्ट्राइक किस अवधारणा से सबसे निकट से संबंधित है? ऑप्शंस ए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, बी मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट, सी मिलिटराइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, डी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। सेना द्वारा ड्रग तस्करी रोकना कानून प्रवर्तन का सैन्यीकरण है। सही उत्तर सी। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से गहराई से समझ आया होगा और आपकी UPSC ज्ञान कोश में इजाफा हुआ होगा। आज के सत्र से की टेकअवेज संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला, इसरो का LVM-3 और CMS-3 GSAT-7R लॉन्च भारत की हेवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता और सैन्य संचार में आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दूसरा, RDI स्कीम निजी क्षेत्र R&D को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की पहल ANRF द्वारा संचालित। तीसरा, मद्रास HC रूलिंग सार्वजनिक स्थान सभी के लिए है आर्ट 15, धार्मिक अभ्यास संरक्षित आर्ट 25, हेकलर्स वीटो अस्वीकार्य। और चौथा, US किनेटिक स्ट्राइक्स, वॉर ऑन ड्रग्स का चिंताजनक सैन्यीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सवाल। मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। और हाँ, सुन लो UPSC को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट, नोट्स और अन्य फायदे चाहते हैं तो हमारी 299 रुपीस वाली मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और उनके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।